हेलो दोस्तों, नमस्कार। सर्कल स्टडी की अगली क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अभी तक अलग अलग एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन से संबंधित जो भी जानकारी होगी वो हम आप लोगों को इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने अलग अलग स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दिया करें, जिससे नए लोग भी हमारे वीडियो पर जुड़ सकें और वीडियो में बताई गई जानकारी को प्राप्त कर सकें। तो आज का टॉपिक है हमारा मौर्य साम्राज्य। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, तीसरा है अशोक, चौथा है बिंदुसार। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा चंद्रगुप्त मौर्य। यूनानी जो थे उनको बाहर खदेड़ने का काम किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव डाली थी। इनका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोट्स कहा है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रसल शब्द का प्रयोग किया गया। ब्रसल का अर्थ होता है निम्न कुल में उत्पन्न, यानी निम्न कुल में जन्मा हुआ। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। चाणक्य के द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध राजनीति से है। चाणक्य के अन्य नाम कौटिल्य अथवा विष्णुगुप्त है। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा था और ये जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरान चंद्रगुप्त को दिए थे। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन यहाँ गुजारे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ पर गुजारे थे? तो पहला ऑप्शन है काशी, दूसरा पाटलिपुत्र, तीसरा उज्जैन, चौथा श्रवणबेलगोला। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी का मतलब श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन गुजारे थे। श्रवणबेलगोला भारत के कर्नाटक राज्य में पड़ता है और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने आप को संलेखना विधि से अपने प्राणों को त्यागा था। संलेखना विधि में भूख और प्यास रहकर इंसान अपने जीवन का अंत करता है और ये एक विधि जैन धर्म में आती है। ये क्वेश्चन एसएससी 2014 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? ऑप्शन पहला बिंदुसार, दूसरा चंद्रगुप्त द्वितीय, तीसरा अशोक, चौथा बिंबिसार। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार। बिंदुसार को अमित्रघात भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अमित्रघात। एसएससी 2017, मतलब जो भी अभी तक परीक्षा में क्वेश्चंस आए हैं हम लोग उन्हीं क्वेश्चंस को हर बार वीडियो में डिस्कस करते हैं और इससे पहले की वीडियो भी
बन चुकी हैं, जैसे मगध साम्राज्य का उदय हुआ, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता आदि वीडियो हैं, उनको भी आप लोग ज़रूर देखें और चैनल को शेयर ज़रूर कर दें, वीडियो को भी लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है, बिंदुसार का पुत्र कौन था? पहला अशोक, दूसरा चंद्रगुप्त, तीसरा बिंबिसार, चौथा अजातशत्रु। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा अशोक। कौन था? अशोक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एसएससी 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? पहला ऑप्शन है उज्जैनी, दूसरा है पुष्कलावती, तीसरा तक्षशिला, चौथा राजगिरह। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा तक्षशिला। तक्षशिला में बिंदुसार के समय विद्रोह होता रहता था, तो उस समय तक्षशिला में अशांति रहा करती थी। उस हिसाब से ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी परीक्षा में। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? पहला ऑप्शन है प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन, दूसरा है केंद्रीकृत एकाधिपत्य, तीसरा है प्राच्य स्वेच्छाचारी शासन, अगला है निर्देशित लोकतंत्र। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन। ऑप्शन ए, इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ये भी एसएससी 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया था? अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया था? पहला है तीसरी बौद्ध परिषद, दूसरा कलिंग युद्ध, तीसरा बौद्ध धर्म को अपनाना, चौथा मिशनरी को सीलोन भेजना। इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, अर्थात कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था और उसने बुद्ध जो धर्म है उसको ग्रहण कर लिया और भविष्य में कभी भी युद्ध न करने का संकल्प लिया। एसएससी 2009 में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से वह कौन सा व्यक्ति है जिसका नाम देवनाम प्रिय था? निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जिसका नाम देवनाम प्रिय था? पहला मौर्य राजा अशोक, दूसरा मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा गौतम बुद्ध, चौथा भगवान महावीर। तो जो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, मौर्य राजा अशोक। इनका नाम देवनाम प्रिय था। पुराणों में इन्हें अशोक वर्धन कहा जाता है। अशोक मौर्य को पुराणों में अशोक वर्धन कहा जाता है। एसएससी परीक्षा 2012 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देवनाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात हैं? अलग अलग लैंग्वेज के साथ वही क्वेश्चंस को रिपीट करना एग्जामिनर्स का माइंड में ये होता है। तो अभी इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन बिल्कुल इसी से संबंधित था। थोड़ा सा भी अगर दिमाग लगाते हैं तो अगला भी क्वेश्चन हमारा होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देवनाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात था? तो उनका नाम अशोक। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एसएससी परीक्षा मल्टीटास्किंग की 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? ऑप्शन पहला है जीवन व्रत, दूसरा आंतरिक नीति, तीसरा विदेश नीति, चौथा सभी विकल्प सही हैं। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, अर्थात हमें जीवन व्रत की भी जानकारी मिलती है अशोक के शिलालेखों से, आंतरिक नीति यानी राजनीति की भी जानकारी मिलती है, और विदेश नीति और विदेशों से संबंधित जो भी उनके रूल्स होते थे, नियम होते थे, उसकी भी जानकारी शिलालेखों से मिलती है। एसएससी परीक्षा 2018 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? कलिंग युद्ध
अगला क्वेश्चन है हमारा, कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? पहला ऑप्शन है रॉक एडिक्ट सेकंड, दूसरा ऑप्शन है रॉक एडिक्ट फोर्थ, तीसरा ऑप्शन है रॉक एडिक्ट 6, चौथा ऑप्शन है रॉक एडिक्ट 13। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। रॉक एडिक्ट 13 ने महाराज अशोक के कलिंग युद्ध के का रूपांतरण किया है। ये क्वेश्चन एसएससी परीक्षा 2012 का है। तो यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगा कि कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? तो वो अशोक का 13वां शिलालेख। कौन सा? 13वें शिलालेख में अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? पहला ऑप्शन है 261 BC, दूसरा है 263 BC, तीसरा है 232 BC, चौथा है 240 BC। BC का मतलब यहाँ पर ईसा पूर्व से है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 261 BC, अर्थात 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। एसएससी परीक्षा 2011 का ये क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहाँ पर एक जानकारी और बताना चाहूँगा कि कलिंग युद्ध जो था वो कलिंग के राजा चैत्रराज के बीच और इधर से मौर्य साम्राज्य की तरफ से अशोक के बीच हुआ था। कलिंग वर्तमान में उड़ीसा राज्य में पड़ता है और ये युद्ध दया नदी के तट पर हुआ था। उड़ीसा में एक नदी है दया नदी, उस नदी के तट पर कलिंग युद्ध हुआ था। किनके बीच? चैत्रराज और अशोक के बीच। चैत्रराज प्लस अशोक, इन लोगों के बीच ये युद्ध हुआ था। इसमें अशोक विजयी रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश से। राज्यादेश का मतलब यहाँ पर होता है शिलालेख से। तो अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2013 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शिला राजादेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है? सीधी सी बात है कि कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में मिलता है? तो हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं, शिला राजादेश 13। राजादेश का मतलब यहाँ पर शिलालेख से ही होता है, तो यहाँ पर कंफ्यूज ना होएं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? शिला राजादेश 13 यानी 13। एसएससी परीक्षा 2014 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन? पहला ऑप्शन है कौटिल्य, दूसरा सेल्यूकस निकेटर, तीसरा मेगास्थनीज, चौथा जस्टिन। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका मेगास्थनीज। कौन था? मेगास्थनीज। ये एक यूनानी राजदूत था जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत हुआ करता था और ये यूनान का रहने वाला था। मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है जिसमें मौर्य साम्राज्य का वर्णन मिलता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज भारत आया था। या क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि मेगास्थनीज यूनान के किस शासक का राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। कौटिल्य कौन थे? कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे या इनके गुरु भी कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ही, कौटिल्य ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दी थी और जब चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठे तो उन्होंने कौटिल्य को अपना प्रधानमंत्री बनाया था। कौटिल्य के अन्य नाम विष्णुगुप्त और चाणक्य है। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र है। ठीक है, इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? तो पहला है
सिकंदर, दूसरा मेगास्थनीज, तीसरा प्लेटो, चौथा अरस्तु। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, मेगास्थनीज। ग्रीस आ जाए या फिर यूनान आ जाए तो इसका मतलब एक ही होता है। तो यहाँ पर मेगास्थनीज जो था एक ग्रीस राजदूत था, और ये किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। एसएससी परीक्षा 2014। यहाँ पर भी देखिए अभी एक जस्ट क्वेश्चन इससे पहले आया, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आया। दोनों की क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग है, भाषा अलग है उनकी। तो यहाँ पर मेरा यही उद्देश्य रहता है कि क्वेश्चन पूछने की भाषा पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसीलिए मैं हर क्वेश्चन को यहाँ पर रखने का प्रयास करता हूँ, और यहाँ पर जो भी ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, तो चारों ऑप्शन को इसीलिए बोलता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिका किसने लिखी? इससे पहले अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था इंडिका के बारे में। तो इंडिका किसने लिखी? पहला ऑप्शन है आई इत्सिंग, दूसरा मेगास्थनीज, तीसरा फाहियान, चौथा हिनसांग। तो इंडिका पुस्तक किसने लिखी? मेगास्थनीज ने। किसने लिखी? मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका पुस्तक लिखी गई, और इस इंडिका पुस्तक में मौर्य साम्राज्य का संपूर्ण विवरण मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सही आंसर इसका क्या होगा? इंडिका किसने लिखी? मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? पहला ऑप्शन है विष्णुगुप्त, दूसरा है उपगुप्त, तीसरा ब्रह्मगुप्त, चौथा बृहद्रथ। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा उपगुप्त। उपगुप्त ने बौद्ध धर्म की दीक्षा अशोक को दी थी, जिससे वह एक बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था। यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगा कि अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन जो 13वें शिलालेख में मिलता है वो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। उसमें जो ये युद्ध हुआ था वो दया नदी के तट पर हुआ था। उस समय कलिंग के शासक चैत्रराज थे। कहीं कहीं कलिंग के शासक अनंतनाथन का भी इसमें वर्णन मिलता है। तो इन दोनों नाम को ध्यान रखना, या तो चैत्रराज नाम मिलेगा या फिर राजा अनंतनाथन मिलेगा। या यूँ पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि कलिंग युद्ध किस नदी के किनारे पर लड़ा गया था? तो दया नदी के किनारे पर। और अगर ये पूछा जाए कि कलिंग वर्तमान में किस राज्य में पड़ता है, तो ये उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? चंद्रगुप्त का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? पहला ऑप्शन है तक्षशिला, दूसरा नालंदा, तीसरा विक्रमशिला, चौथा वैशाली। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका तक्षशिला। क्या होगा? तक्षशिला। अब प्रेजेंट टाइम में तक्षशिला कहाँ पड़ता है? प्रेजेंट टाइम में तक्षशिला पाकिस्तान में पड़ता है, और ये सिंध एवं झेलम नदी के बीच में पड़ता है। सिंध एवं झेलम नदी के बीच में। तो तक्षशिला में ये चाणक्य जो थे वो यहाँ पर गुरु हुआ करते थे, और चंद्रगुप्त मौर्य यहीं पर शिक्षा ग्रहण करते थे। ठीक है, साथ ही बताना चाहूँगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी हुआ था बिंदुसार, जब वह शासन कर रहा था तब तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे, यानी अशोक से पहले और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद। तो कौन से हुए थे? वो 2 विद्रोह हुए थे। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा था। किन्हें भेजा था? पहले में सुसीम को भेजा था और दूसरे में अशोक को भेजा गया था। ठीक है, तब अशोक शासन करने के लिए गद्दी पर बैठ नहीं पाए थे, उससे पहले की ये बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था? मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था? पहला ऑप्शन है उज्जैन, दूसरा ऑप्शन वल्लभी, तीसरा ऑप्शन नालंदा, चौथा ऑप्शन तक्षशिला। तो अभी हमने बताया था कि मौर्य काल के दौरान जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने शिक्षा कहाँ से ली थी? तक्षशिला से ली थी, जहाँ पर गुरु चाणक्य दीक्षा प्रदान कराया करते थे। तो इसका सही आंसर होगा तक्षशिला। और तक्षशिला कहाँ पड़ता है प्रेजेंट टाइम में? पाकिस्तान में पड़ता है। किन नदियों के बीच में पड़ता है? सिंध एवं झेलम नदियों के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ये देखिए, एसएससी परीक्षा 2012 का क्वेश्चन है। हम यहाँ पर वही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हर बार जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिनका एसएससी, रेलवे और अदर एग्ज़ाम से बहुत गहरा नाता रहता है। अलग अलग लैंग्वेज के साथ हमेशा ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चन की पीडीएफ जो है हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप वहाँ से पीडीएफ लिंक लिखा होगा, वहाँ पर क्लिक करके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लें और वीडियो देखकर इनके आंसर को नोट करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? पहला है अशोक, दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा समुद्रगुप्त, चौथा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो हमें पता है अर्थशास्त्र के लेखक इससे पहले भी डिस्कस हो चुका है, कौन है? कौटिल्य हैं, या विष्णुगुप्त कह सकते हैं, या फिर चाणक्य कह सकते हैं इन्हें। तो ये किनके समकालीन थे? भाई चंद्रगुप्त मौर्य के तो ये गुरु ही थे, तो उन्हीं के समकाल हुए। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। कौन थे? कौटिल्य या विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य। एसएससी परीक्षा 2014 का क्वेश्चन है ये। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि ये समुद्रगुप्त जो हैं, समुद्रगुप्त, इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता था। आगे जो वीडियो आएगी गुप्त साम्राज्य, उसमें हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये भी शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय कहा जाता था। ये भी गुप्त साम्राज्य से संबंधित थे। और अशोक, ये चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार आए, बिंदुसार के बाद अशोक आए। ये दोनों लोग मौर्य वंश से संबंधित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की? देखिए, इससे पहले क्वेश्चन आया वो भी इसी से संबंधित, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसी से संबंधित, बस अंतर है तो सिर्फ लैंग्वेज का। तो अर्थशास्त्र की रचना किसने की? तो हम लोगों को अच्छे से पता है कौटिल्य ने की। यहाँ पर विष्णुगुप्त भी मिल सकता है या फिर चाणक्य भी मिल सकता है ऑप्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? पहला है मगधी, दूसरा है ब्राह्मी, तीसरा पाली, चौथा देवनागरी लिपि। तो जो सही आंसर इनका होगा वो होगा ब्राह्मी लिपि। कौन सी? अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। किसमें? ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि अशोक के दो शिलालेख, एक सहबाजगढ़ी दूसरा मानसेहरा, एक सहबाजगढ़ी दूसरा मानसेहरा, ये दोनों खरोष्टी लिपि में मिलते हैं। किसमें? खरोष्टी लिपि में। सहबाजगढ़ी ये पेशावर से प्राप्त हुआ था, मानसेहरा ये हजारा से प्राप्त हुआ था। ये दोनों स्थल पाकिस्तान में पड़ते हैं और ये खरोष्टी लिपि में लिखे हुए हैं। खरोष्टी लिपि जो है वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, यानी कि राइट टू लेफ़्ट। हम लोग कैसे लिखते हैं? लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं, लेकिन ये खरोष्टी लिपि उर्दू की तरह दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है, अर्थात राइट टू लेफ़्ट की ओर लिखी जाती है। अशोक के शिलालेख की खोज किसने की थी? 1750 ईस्वी में फैन थेलर ने की थी। इनकी टोटल संख्या कितनी है? 14 है। ठीक है, और अशोक के अभिलेख पढ़ने से में सबसे पहली सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसेप को हुई थी। खोज तो 1750 ईस्वी में फैन थेलर ने कर दी थी। फैन थेलर, नाम देखिए, फैन थेलर, इन्होंने इसकी खोज कर ली थी 1750 में, लेकिन ये पढ़ने में असफल रहे थे। उसके बाद दौर आया 1837 का। 1837 का दौर आया और 1837 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप, इन्होंने अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। ठीक है, और इन्होंने जो
जो अशोक का शिलालेख पढ़ा था वो कौन सा था? दिल्ली मेरठ अभिलेख को पढ़ा था इन्होंने। कौन सा? दिल्ली मेरठ अभिलेख को। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? जस्ट इससे पहले हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। निम्न में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? यहाँ पर ये अगर लिख के आ जाए खोज किसने की थी तो इसका आंसर दूसरा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर अर्थ अर्थात उसको सबसे पहले पढ़ने में सफलता किसने प्राप्त की थी? तो जो इसका सही आंसर होगा हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, ऑप्शन डी, 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले इनके शिलालेखों को पढ़ने में सफल हुए थे, और जो खोज थी वो फैन थेलर ने की थी 1750 में। अशोक के शिलालेखों की कुल संख्या कितनी है? 14 है। ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी 2012 में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? तो शिलालेख सबसे ज़्यादा किन्होंने बनवाए थे? अशोक मौर्य ने बनवाए थे। तो किन्हें कहा जाता है? अशोक को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था? निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था? पहला है माता पिता का आज्ञा का पालन, दूसरा दान पुण्य, तीसरा है भातृभाव, चौथा है संघ के प्रति आस्था। तो जिसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, संघ के प्रति आस्था। ये बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था? तो कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था? संघ के प्रति आस्था जो था ये धम्म में वर्णित नहीं था। एसएससी परीक्षा 2018 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश के शासक के दौरान स्थानिक कौन होता था? मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, जिला प्रशासक। कौन होता था? स्थानिक नाम दिया गया था। वो किन्हें दिया गया था? जिला प्रशासन जो होता था उसको स्थानिक कहा जाता था। ठीक है, साथ ही हम आपको और बताना चाहेंगे कि मौर्य साम्राज्य के दौरान जो गुप्तचर विभाग का अधिकारी होता था, तो जो गुप्तचर विभाग के अधिकारी होते थे उनको क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष। ठीक है, और उसके बाद आता है मौर्य काल में सबसे उच्च स्तर के अधिकारी को क्या कहा जाता था? मौर्य साम्राज्य में सबसे उच्च स्तर के जो अधिकारी होते थे उनको तीर्थ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तीर्थ। ये सबसे उच्च स्तर के अधिकारी होते थे, तीर्थ। ठीक है, तो गूढ़ पुरुष कौन हुए? गुप्तचर विभाग के हुए। और तीर्थ कौन हुए? ये सबसे उच्च स्तर के अधिकारी हुआ करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध साम्राज्य पर शासन किया था? मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? पहला ऑप्शन है सातवाहन, दूसरा शुंग, तीसरा नंद, चौथा कण्व। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा शुंग। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की उसके एक सेनापति पुष्यमित्र शुंग जो कि ब्राह्मणवादी था, उसने बृहद्रथ की हत्या कर दी और एक नए वंश की स्थापना करी जिसे शुंग वंश के नाम से जाना जाता था। तो शुंग वंश की स्थापना किसने करी थी? पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए एसएससी परीक्षा 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था वो था बृहद्रथ। अभी डिस्कस किया था बृहद्रथ की हत्या किसने कर दी थी? पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी और उसने शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए एसएससी 2017 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? पहला है जयचंद, दूसरा चंद्रगुप्त द्वितीय, तीसरा है चंद्रपीड़, चौथा चंद्रगुप्त मौर्य। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा मुद्रा राक्षस चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी का एक नाटक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगा, मुद्रा राक्षस के जो लेखक हैं उनका नाम है विशाखदत्त। क्या नाम है? विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस ये किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त मौर्य से। ये रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालविकाग्निमित्रम किसने लिखा? मालविकाग्निमित्रम किसने लिखा? पहला ऑप्शन भास, दूसरा कविराय, तीसरा बाणभट्ट, चौथा कालिदास। तो जो मालविकाग्निमित्रम एक नाटक है, इसको किसने लिखा था? कालिदास ने लिखा था। किसने? कालिदास ने। मालविकाग्निमित्रम के अंतर्गत पुष्यमित्र शुंग के बेटे अग्निमित्र एवं मालविका नाम की लड़की का प्रणय कथा मिलती है। तो ये किसने लिखी थी? कालिदास ने लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को कितनी बार एग्ज़ाम में रखा गया है। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? क्वेश्चन आने का क्रम देखिए। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सारनाथ। कौन सा होगा? सारनाथ में। सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। और इससे पहले की जो वीडियो थी बुद्ध तथा जैन धर्म, उस वीडियो के अंतर्गत हमने भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी से संबंधित कई क्वेश्चंस को डिस्कस किया है जो अभी तक एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है तो कृपया उस वीडियो को ज़रूर देखें। सभी वीडियो को मैंने क्रम से लगाने का प्रयास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन सा वंश था? भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन सा वंश था? पहला ऑप्शन नंद वंश, दूसरा मौर्य वंश, तीसरा गुप्त वंश, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा मौर्य वंश। मौर्य वंश को भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता माना जाता है। और स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम आप सभी लोग जानते हैं, कौटिल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत नहीं आया था? निम्नलिखित में से कौन भारत नहीं आया था? पहला ऑप्शन मेगस्थनीज, दूसरा कोलंबस, तीसरा वास्को डी गामा, चौथा फाहियान। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा कोलंबस। कोलंबस भारत नहीं आया था। कोलंबस कौन था? कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। किसकी? अमेरिका की। मेगस्थनीज जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। वास्को डी गामा जो थे उन्होंने भारत की खोज की थी 1498 में। और ये कालीकट बंदरगाह पर पहुँचे थे जहाँ के शासक राजा जिमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। उसके बाद ये फाहियान जो हैं वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आए थे और ये एक चीनी यात्री थे फाहियान। और ये एक जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे ये एक गुप्त साम्राज्य के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगस्थनीज किसके दरबार में था? मेगस्थनीज किसके दरबार में था? तो इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज आए थे। और ये किसके राजदूत थे? सेल्यूकस निकेटर के। किसके? सेल्यूकस निकेटर के। अच्छा, एक बात और यहाँ पर उठती है कि सेल्यूकस निकेटर कौन था? सेल्यूकस निकेटर कौन था? सेल्यूकस निकेटर जो था वो सिकंदर का सेनापति था। कौन था? सिकंदर का सेनापति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेगस्थनीज द्वारा रचित किस ग्रंथ में
किस ग्रंथ से भारत के मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है? मेगास्थनीज द्वारा रचित किस ग्रंथ से भारत के मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है? तो मेगास्थनीज ने कौन सी बुक लिखी थी? इंडिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंडिका निम्नलिखित में से किसकी कृति है? क्वेश्चन वही, बस लैंग्वेज का फ़र्क है यहाँ पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मेगास्थनीज। इंडिका किसने लिखी थी? मेगास्थनीज। और ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिका जो कि मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई, निम्न में से किस शासक का वर्णन मिलता है? तो यहाँ पर आपको फिर क्या लगाना पड़ेगा? चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, मौर्य, या हो सकता है उसमें यही दे दिया जाए कि किस वंश का विवरण मिलता है, तो आपको मौर्य वंश का लगाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी, यानी किसने साम्राज्य विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी? पहला है बौधायन ने, दूसरा उपगुप्त ने, तीसरा चाणक्य ने, चौथा शूद्रक ने। तो हम जानते हैं चाणक्य ने हमेशा इनकी सहायता करी। चाणक्य गुरु भी थे, बाद में प्रधानमंत्री बने चंद्रगुप्त मौर्य के। तो चाणक्य ने साम्राज्य विस्तार में इनकी सहायता करी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था। तो पहला ऑप्शन चंद्रगुप्त, दूसरा अशोक, तीसरा समुद्रगुप्त, चौथा बिंदुसार। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा चंद्रगुप्त, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था और ये वर्तमान में कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में पहुंच गए थे और वहां पर संलेखना विधि से अपने प्राणों को त्याग दिया था। संलेखना विधि के बारे में हम इससे पहले के क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? क्वेश्चन वही, अंदाज अलग, पूछने का तरीका अलग, तो सभी पर आप लोग फोकस करें। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चाणक्य कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चाणक्य को निम्न में से जाना जाता था। चाणक्य को निम्न से जाना जाता था, किन नामों से जाना जाता था चाणक्य को? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, विष्णुगुप्त। एक नाम और था इनका, कौटिल्य। तो चाणक्य के 3 नाम थे, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। ठीक है, पुराणों में कौटिल्य को द्विजर्षभ भी कहा गया है। क्या कहा गया है? द्विजर्षभ। देखिएगा, द्विजर्षभ, पुराणों में इनका ये भी नाम मिलता है, द्विजर्षभ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द्विजर्षभ का अर्थ होता है उच्च स्तर के ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्राचीनतम राजवंश है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्राचीनतम राजवंश है? पहला वर्धन, दूसरा कुषाण, तीसरा मौर्य, चौथा गुप्त। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, मौर्य जो है इन चारों में से सबसे प्राचीन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? पहला मौर्य, दूसरा नंद, तीसरा पल्लव, चौथा गुप्त। तो हम इस तरह के क्वेश्चन को तभी सॉल्व कर सकते हैं जब हमको इनका कालक्रम अर्थात इनकी समयावधि पता हो। तो यहाँ पर हम क्रम से लगाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा नंदवंश। तो ऐसे लगाते हैं, पहले आएगा यहाँ पर नंदवंश, उसके बाद आता है मौर्य वंश, उसके बाद आता है पल्लव अर्थात सी, और उसके बाद गुप्त टी। ठीक है, नंदवंश जो था उसकी समयावधि थी 344 से 323 ईसा पूर्व।
344 से लेकर 323 BC तक। ठीक है, उसके बाद नंद वंश के बाद आता मौर्य वंश। तो इसकी समावधि कितनी थी? 322 से लेकर 184 BC तक। 184 BC तक ये मौर्य की हो गई। उसके बाद पल्लव आए। पल्लवों की कितनी थी? 171 BC से लेकर कितनी? 171 BC यानी ईसा पूर्व से लेकर के, और ये 26 ईस्वी तक रहे थे। 26 ईस्वी तक रहे थे, ईस्वी तक रहे थे। ठीक है, उसके बाद आते हैं गुप्त। गुप्त जो थे वो 320 ईस्वी से लेकर 554 ईस्वी तक रहे थे। ठीक है, तो कालक्रम के अनुसार इनका ये क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में किसको भेजा था? अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में किसको भेजा था? पहला प्रवर्तक, दूसरा इनमें से कोई नहीं, तीसरा संघमित्रा, चौथा मेनेंडर। तो जिसका सही आंसर होगा वो होगा संघमित्रा। संघमित्रा अशोक की पुत्री थीं, जिनको और इनके साथ अपने पुत्र महेंद्र को अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। कहाँ भेजा था? श्रीलंका। और एक चीज़ और, बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। कितने? 84,000। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने ही किया है। क्वेश्चन ऐसे भी एक आ सकता है कि अशोक ने शिलालेखों में किन किन भाषाओं का प्रयोग किया है, या आपको 3 भाषाएं दे देगा और ये पूछ लेगा कि अशोक ने अपने शिलालेखों में निम्न में से कौन सी भाषा का प्रयोग नहीं किया है। तो जो अशोक ने प्रयोग किया है, अशोक ने शिलालेखों में जिन भाषाओं का प्रयोग किया है वे होती हैं, ब्राह्मी लिपि का उसने प्रयोग किया, ब्राह्मी लिपि। अगली आती है खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया, खरोष्टी का भी प्रयोग किया, ग्रीक का प्रयोग किया, ग्रीक का प्रयोग किया, और एक भाषा और आती है अरमाइक। कौन सी? अरमाइक। अरमाइक भाषा का भी इसमें प्रयोग किया गया है। तो ये भाषाएं ध्यान रखना, इन्हीं 4 में से एक नहीं देगा, जो पूछ लेगा कौन सी प्रयोग नहीं हुई है। अगला आता है, अशोक किस वंश से संबंधित हैं? अशोक किस वंश से संबंधित हैं? तो हमें सभी को पता है अशोक किस वंश से थे? मौर्य वंश से थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप जो थे, इन्होंने ही सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। कब पढ़ा था? 1837 में। 1837 में अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पाई थी। और ये जेम्स प्रिंसेप कलकत्ता में टकसाल के एक अधिकारी थे। किसके? कलकत्ता में एक टकसाल के अधिकारी हुआ करते थे, और इन्हें पुरातत्व से बहुत ज़्यादा लगाव था, इसलिए ये ऐसी खोजें करते रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? वही क्वेश्चन रिपीट, जेम्स प्रिंसेप ने। और खोज किसने करी थी? टी पेंथेलर ने। 1750 में खोज और 1837 में पढ़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अशोक ने इन सभी में से कौन सा धर्म अपनाया था? अशोक ने इन सभी में से कौन सा धर्म अपनाया था? तो अशोक, इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र एवं पुत्री को श्रीलंका भेजा था। इन्होंने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। तो स्तूप कहाँ मिलते हैं? बौद्ध धर्म में मिलते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? बौद्ध सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने अभिलेखों में प्राय जिस नाम से अशोक संदर्भित हैं वह हैं। अपने अभिलेखों में प्राय जिस नाम से अशोक संदर्भित हैं वह है, पहला प्रियदर्शी, दूसरा धर्मदेव, तीसरा चक्रवर्ती, चौथा धर्मकीर्ति। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, प्रियदर्शी। अभिलेखों में ये प्रियदर्शी के नाम से चर्चित हैं। यहाँ पर हम एक जानकारी और जोड़ना चाहेंगे। अशोक का जो मास्की अभिलेख है
मास्की अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम देवनाम प्रियदर्शी मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मौर्य मिलता है। पुराणों में अशोक का नाम अशोक वर्धन मिलता है। तो इन बातों को भी ध्यान रखना है। उसके साथ साथ गुर्जरा, मास्की, नेटूर, उद्गोलम अभिलेख पर अशोक का वास्तविक नाम मिलता है, जबकि अन्य सभी अभिलेखों में देवनाम प्रिय उसकी उपाधि मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को निम्न पर देखा जा सकता है। सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को निम्न पर देखा जा सकता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, चट्टान आलेख पर देखा जा सकता है। तो कलिंग युद्ध किस अभिलेख में मिलता है? 13वें शिलालेख में मिलता है। किसमें? 13वें शिलालेख में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था? किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था? तो इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी सही होगा, ढौली। कहीं कहीं ढौली मिलता है, कहीं कहीं धौली लिखा हुआ मिलता है। तो यहाँ पर कलिंग युद्ध लड़ा गया था। किस नदी के किनारे? दया नदी के किनारे पर ये युद्ध लड़ा गया था। और कलिंग युद्ध प्रेजेंट टाइम में कलिंग किस राज्य में पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। आरआरबी एएसएम परीक्षा 2009 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो इसका सही आंसर होगा, पहला है ऑप्शन है अकबर, दूसरा अशोक, तीसरा शेरशाह, चौथा शाहजहां। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा अशोक। सारनाथ में अशोक का स्तंभ मिलता है। आरआरबी इलाहाबाद परीक्षा 2009 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सारनाथ का लॉयन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? सारनाथ का लॉयन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? पहला ऑप्शन कनिष्क, दूसरा अशोक, तीसरा बिंबिसार, चौथा शिशुनाग। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा अशोक। किससे संबंधित है? लॉयन कैपिटल अशोक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने अपने शिलालेख में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया था? अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया था? पहला ऑप्शन चोल, दूसरा पांड्य, तीसरा ऑप्शन आता है कुषाण, चौथा केरल पुत्र। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, कुषाण। कुषाण का इन्होंने कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पहली पण, दूसरी तोल, तीसरी कांकड़ी, चौथी दीनार। तो जो इसका सही आंसर होगा, मौर्य साम्राज्य में पड़ नाम की मुद्रा काफ़ी ज़्यादा प्रचलित थी। पड़ नाम की मुद्रा काफ़ी ज़्यादा प्रचलित थी। साथ ही बताना चाहेंगे कि मौर्य साम्राज्य में मुद्रा व्यवस्था व राजकीय टकसाल का जो नियंत्रक होता था उसे लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था। क्या कहते थे? लक्षणाध्यक्ष। मौर्य काल में जो चांदी के सिक्के हुआ करते थे, यानी चांदी की जो मुद्राएं थीं, उनका नाम क्या था? पहली मुद्रा पड़ थी, दूसरी थी अर्धपड़, तीसरी पाद, चौथी अष्टभाग। दोबारा सुनिए, चांदी की जो मुद्राएं थीं वो थीं, पहली थी पड़, दूसरी मुद्रा थी अर्धपड़ यानी आधी पड़, तीसरी जो मुद्रा थी वो थी पाद, चौथी मुद्रा जो थी वो थी अष्टभाग। ये तो चांदी की मुद्राएं हो गईं मौर्य काल की। उसके बाद तांबे की कुछ मुद्राएं थीं। तांबे की मुद्रा थी, पहली एक थी मासक, दूसरी थी अर्धमासक, जैसे उसमें पड़ और अर्धपड़ थी, इसमें इस तरह की मासक और अर्धमासक हैं। उसके बाद एक आती है कांकड़ी मुद्रा। ये सब मौर्य काल की मुद्राएं हैं, कांकड़ी मुद्रा। और एक अगली आती है अर्ध कांकड़ी मुद्रा, अर्ध कांकड़ी। ठीक है, ये मौर्य काल की मुद्राएं थीं। मौर्यकालीन वास्तुकला का सबसे पुराना उदाहरण बराबर की गुफाएं मिलती हैं। अशोक के स्तंभ ईरानी व यूनानी कला से प्रभावित हुआ करते थे।
तो ये भी पॉइंट आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो पहला ऑप्शन अजातशत्रु, दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा अशोक, चौथा बिंदुसार और अगला है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा अजातशत्रु। अजातशत्रु जो था वो मौर्य वंश का शासक नहीं था। अजातशत्रु जो था वो हर्यक वंश का शासक था और इसका उपनाम जो था वो था कुणिक। क्या नाम था? उपनाम कुणिक था। ठीक है। मगध साम्राज्य का जो उदय हमारा एक वीडियो है, उस पर जा कर के देखिए तो वहाँ से समझ में आएगा कि अजातशत्रु कौन था और इससे संबंधित अच्छे अच्छे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आप लोग ये भी ध्यान रखें कि सभी क्वेश्चन यहाँ पर इम्पोर्टेंट ही डिस्कस किए जाते हैं। साथ ही फिर से बताना चाहूँगा कि जो भी ये क्वेश्चन हो रहे हैं इनकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक के द्वारा मिल जाएगी, तो आप लोग वहाँ पर क्लिक करके PDF जरूर डाउनलोड कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? पहला कुषाण, दूसरा आता है बिंदुसार, तीसरा राहुल, चौथा इनमें से कोई नहीं। पहला ऑप्शन है कुणाल, दूसरा बिंदुसार, तीसरा राहुल, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए। कुणाल जो था अशोक का उत्तराधिकारी था। ठीक है। राहुल कौन थे? राहुल भगवान बुद्ध के पुत्र थे, जिनको ये छोड़कर ज्ञान प्राप्ति के लिए चले गए थे। और जो बिंदुसार जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के पिता थे, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और अशोक के पिता हुआ करते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? पहला बृहद्रथ, दूसरा कुणाल, तीसरा संपदीय या संप्रीति, अगला शालीशुक। तो मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? बृहद्रथ, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी और शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रसिद्ध सांची स्तंभ किसके समय में बना था? प्रसिद्ध सांची स्तंभ किसके समय में बना था? पहला ऑप्शन अशोक, दूसरा हर्षवर्धन, तीसरा बिंदुसार, चौथा कनिष्क। तो जो सही आंसर इसका होगा वो आपका होगा अशोक के समय में। सांची का स्तंभ अशोक के समय में बना था। सांची वर्तमान में मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच पर बसा हुआ है? पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर बसा हुआ है? पहला सोन और पुनपुन, दूसरा गंगा और गंडक, तीसरा गंगा और सोन, चौथा सोन और गंडक। इससे पहले की वीडियो में जो हम लोगों ने मगध साम्राज्य का उदय को डिस्कस किया था, तो उसमें पाटलिपुत्र के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया गया है। तो उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गंगा और सोन। क्या होगा? गंगा और सोन। ये वाला पाटलिपुत्र गंगा और सोन नदी के संगम पर बसाया गया था और इसकी स्थापना किसने करी थी? पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने करी थी। किसने? उदयन ने करी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने फिर रिक्त स्थान आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सकें। तो यहाँ पर अशोक के कुल शिलालेखों की बात की गई है, जो कि एसएससी परीक्षा 2013 की परीक्षा थी, उसमें भी यही क्वेश्चन पूछा गया था और ये ग्रुप डी 2018 का में भी यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 14। अशोक के कुल शिलालेख कितने थे? 14 शिलालेख थे। तो यहाँ पर हमारे सभी क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आए तो आप लोग लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ अपने स्टडी ग्रुप में भी शेयर करें, अपने व्हाट्सएप और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी
इसको लगाएं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें और मुझे एक मोटिवेशन मिले कि मैं और अच्छा करने का प्रयास करूं। तो जो भी वीडियो इससे पहले के बने हुए हैं, जिन लोगों ने अभी तक उनको नहीं देखा है, उन वीडियो को भी आप लोग ज़रूर देखें। उससे कुछ ना कुछ निश्चित ही आपको लाभ प्राप्त होगा। इस वीडियो से संबंधित जो भी क्वेश्चंस शेष रह गए हैं तो उनको मैं अगली वीडियो में लाने का प्रयास करूंगा। तो आप लोगों से यही उम्मीद है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें। सर्किल स्टडी ऑलवेज विद यू। थैंक यू।